Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 24. In previous lectures 22 and 23, we have studied about branch current method, loop current method and node voltage method. इन टॉपिक्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था और इनसे रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. Today's lecture 24 is totally about problem solving. In this lecture we will solve problems related to branch current method, loop current method and node voltage method. तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं problems related to branch current method. Question number 1. Write the Kirchhoff current equations for the current assignment shown at node A in figure. इस फिगर में आपके पास ये नोड A है और इसमें 3 करंट डायरेक्शंस असाइन की गई हैं. दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2 एंड दिस इज करंट I3. सो वी हैव टू राइट द किरचॉफ्स करंट इक्वेशन एट नोड A. So by KCL, at node A, as we know that the current entering in a node is equal to the current leaving a node. So इस केस में आपके पास करंट I1 नोड A में एंटर हो रहा है जबकि करंट I2 एंड I3 नोड को लीव कर रहे हैं. सो आपके पास अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो आपके पास दिस इज करंट इक्वेशन एट नोड A. Question number 2. Solve for each of the branch currents. तो अब सेम सर्किट है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था. उसमें हमने सिर्फ करंट इक्वेशन लिखी थी नोड A पे. अब इस क्वेश्चन में हम तमाम ब्रांच करंट्स फाइंड आउट करते हैं. तो अगेन मैं लिखता हूँ वही जो इक्वेशन हमने करंट इक्वेशन एट नोड A लिखी थी. हमारे पास आई थी I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0. अब इस सर्किट के ऊपर हम ब्रांच करंट मेथड को अप्लाई करते हैं. ये आपके पास लूप 1 है एंड दिस इज लूप 2. तो यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस और यहाँ पे आपके पास आएगी पोलैरिटी प्लस माइनस. इसी तरह आपके पास यहाँ पे पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस और बैटरीज की पोलैरिटीज फिक्स्ड होती हैं, वो चेंज नहीं होती. तो अब हम लूप 1 और लूप 2 के लिए इक्वेशंस लिखते हैं. सो बाय KVL इन लूप 1 हम लिख सकते हैं. अगर हम इसको स्टार्ट यहाँ से करें तो मैंने जैसे पहले बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम जो एंटरिंग पॉइंट है वो वाला साइन इक्वेशन में यूज़ करेंगे. सो मैं जब लूप 1 की बात करूँगा तो उसमें हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है दिस वन. तो जब आप यहाँ से मूव करेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज है और यहाँ पे भी आपके पास क्लॉकवाइज है. दोनों लूप्स में आपके पास करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. तो लूप 1 के लिए आपके पास इक्वेशन आएगी -12 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0.
तो इसमें मैं R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। R1 की वैल्यू हमारे पास है 8.2 और R2 की वैल्यू हमारे पास 10। क्योंकि हमारे पास तमाम रजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ गिवन है वो ओम्स में है, तो हम इसमें फॉर सिंपलिसिटी हम ओम को इक्वेशंस में इग्नोर कर देती हैं। तो इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 8.2 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 12। सो ये आपके पास लूप 1 के लिए इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं लूप 2 की। तो लूप 2 पे जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, -I2 R2, क्योंकि रजिस्टर R2 में से करंट I2 पास कर रहा है और हम क्योंकि नेगेटिव साइड से एंटर हो रहे हैं तो इसलिए आपके पास यहाँ पे -n आ जाएगा। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो अब आप प्लस पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और I3 इंटू R3। और इस बैटरी में भी हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा प्लस VS2 इज इक्वल टू 0 माइनस I2, इसमें R2 की वैल्यू हम पुट करते हैं विच इज़ 10 ओम प्लस I3 और R3 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 5.6 ओम प्लस VS2 की वैल्यू 6 वोल्ट्स गिवन है। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10 I2 प्लस 5.6 I3 इज इक्वल टू -6। सो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं इस सर्किट के लिए। अब क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है फॉर ईच ऑफ द ब्रांच करंट, मीन्स कि हमने इसमें I1, I2 और I3 फाइंड आउट करनी है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। So from equation 1, we can write I1 is equal to I2 plus I3 put this equation, suppose this is equation 4, put equation 4 in equation 2, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी 8.2 I2 प्लस I3 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 12। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 8.2 I2 प्लस 8.2 I3 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 12। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 18.2 I2 प्लस 8.2 I3 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 माइनस 8.2 I3 डिवाइडेड बाय 18.2
इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 5. नाउ पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3. तो जब हम इक्वेशन 3 में इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्म ये बन जाएगी 10 12 माइनस 8.2 I3 डिवाइडेड बाय 18.2 प्लस 5.6 I3 इज इक्वल टू -6. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 58.4 मिली एम्पियर्स. Now put the value of I3 in equation 3. तो यह आपके पास आ जाएगा -10 I2 प्लस 5.6 और इसमें वैल्यू पुट कर दें ये I3 की 58.4 मिली एम्पेयर. इसको हम एम्पेयर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.058 इज इक्वल टू -6. तो जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 633 मिली एम्पियर्स. और अब हम I1 की वैल्यू निकालते हैं. सो एज वी नो दैट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. सो इसमें I2 की वैल्यू पुट करें प्लस I3 की वैल्यू पुट करें 58.4 तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 691 मिली एम्पियर्स. तो हमने इस सर्किट में ब्रांच करंट I1, I2 और I3 फाइंड आउट कर लिया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. Question number 3. Find the voltage drop across each resistor and indicate its actual polarity. तो ये भी बिल्कुल वही सर्किट है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने यूज़ किया था. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नोड ए पे करंट इक्वेशन लिखी थी. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ब्रांच करंट्स फाइंड आउट किए थे. और नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 we will find the voltage drop across each resistor. So हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में करंट्स आए थे I1 691 मिली एम्पियर था. I2 हमारे पास था 633 मिली एम्पियर एंड I3 की वैल्यू थी हमारे पास 58.4 मिली एम्पियर्स. So now by using Ohm's law हम V1, V2 और V3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 इज इक्वल टू I2 R2 एंड V3 इज इक्वल टू I3 R3. तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हम पुट करते हैं 691 मिली एम्पेयर इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास है 8.2 ओम. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 5.66 वोल्ट. अब इस तरह हम V2 फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ मैं I2 की वैल्यू पुट करता हूँ विच इज़ 633 मिली एम्पेयर इंटू R2 की वैल्यू है हमारे पास 10 ओम्स. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 6.33 वोल्ट्स.
और इसी तरह हम V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो V3 के लिए आप यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट करेंगे 58.4 मिली एम्पेयर्स और R3 की वैल्यू हमारे पास है 5.6 ओम्स। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाएगी 325 मिली वोल्ट। तो इसके बाद हमने देखना है कि एक्चुअल पोलैरिटी क्या है वोल्टेज ड्रॉप की। तो यहाँ पे आपके पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में साइन भी की थी पोलैरिटीज़, यहाँ आपके पास पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। इस तरह आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्योंकि हमने जो करंट की डायरेक्शन असाइन की हैं ये इनिशियली होती हैं आर्बिट्रेरी, और उसके बाद जब आप ये तमाम करंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं तो अगर वो करंट की वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव आ रही हो, जैसे कि इस केस में आपके पास ये सारी तमाम के तमाम करंट्स आपके पास पॉजिटिव हैं, इट मीन्स कि जो आपने डायरेक्शन असाइन की थी इनिशियली वही इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है और करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। R1 में इसकी डायरेक्शन इस तरह है, राइट साइड पे जा रहा है करंट, R2 में वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और R3 में भी वो राइट साइड पे मूव कर रहा है। और जब आप पोलैरिटी कैसे साइन करते हैं, अगर आपके करंट की डायरेक्शन जी है तो आपके पास टेल पे पॉजिटिव होगा और हेड पे नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें हमने I1, I2 और I3 फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। तो सबसे पहले हमें पता है, जैसे सपोज इसको मैं करंट I1 कह देता हूँ और इसको करंट मैं कह देता हूँ I2। So from circuit we can see that at node A current I1 minus I2 is equal to IS। यहाँ पे जब हम IS की वैल्यू पुट करेंगे 100 मिली एम्पेयर तो आपके पास इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाएगी। और अब इस इक्वेशन को आप जैसे हम नोड वोल्टेज मेथड में सॉल्व करते हैं कि I1 की जगह हम V/R पुट कर देंगे, V1/R1, I2 की जगह V2/R2। तो हम इसको वैसे सॉल्व करते हैं तो I1 आपके पास आ जाएगा 12 माइनस VA डिवाइडेड बाय 47 बिकॉज I1 इज द करंट थ्रू रजिस्टर R1। तो I1 इज इक्वल टू V1/R1। सो यहाँ पे V1 आपके पास वोल्टेज नहीं है, लेकिन आपके पास क्योंकि इस पॉइंट पे वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट्स और यहाँ आपके पास हम अज्यूम कर लेते हैं कि वोल्टेज VA है नोड A पे, तो इसकी क्रॉस वोल्टेज कितनी बन जाएगी 12 वोल्ट माइनस VA। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 12 माइनस VA डिवाइडेड बाय 47 माइनस I2 के लिए हम इसको लिख सकते हैं VA डिवाइडेड बाय R2। तो R2 की वैल्यू हमें 100 ओम्स गिवन है, तो मैं यहाँ 100 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, इसको मैं एम्पियर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.1। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप एलसीएम लेके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ ये क्वेश्चन आ जाएगी।
और जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1200 माइनस 100 VA माइनस 47 VA इज इक्वल टू 470। तो यहाँ से VA को हम इसको हम दोनों को सिंपली हम ऐड कर लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 730। जब आप 1200 को इस साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 730 और यहाँ से VA की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.97 वोल्ट्स के इक्वल। सो अब हम I1, I2 और I3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 इज इक्वल टू 12 माइनस VA डिवाइडेड बाय 47। I2 इज इक्वल टू VA by 100 and I3 इज इक्वल टू, इस करंट को हमने I3 कहा हुआ है तो I3 इज ऑलरेडी गिवन है विच इज 100 मिली एम्पियर्स। तो जब आप इसमें VA की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 150 मिली एम्पियर्स। जब यहाँ पे VA की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 49.7 मिली एम्पियर्स और इस तरह आपके पास I3 की वैल्यू 100 मिली एम्पियर्स है जो कि ऑलरेडी गिवन है। Question number 5. Determine the voltage across the current source points A and B. हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। इस सर्किट को हम सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करते हैं। हम एट अ टाइम किसी एक सोर्स का इफेक्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम करंट सोर्स को 0 करते हैं। तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी। यहाँ आपके पास करंट सोर्स है जिसको हमने ओपन कर दिया है एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो इस केस में आपके पास VAB की जो वैल्यू आएगी वो V2 के इक्वल होगी एंड V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VS जो कि सोर्स वोल्टेज गिवन है। और जब इसमें आप R2, R1 और VS की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास VAB की वैल्यू आ जाएगी 8.16 वोल्ट। अब हम वोल्टेज सोर्स को 0 करते हैं। सो व्हेन वोल्टेज सोर्स इज ज़ीरोड इट मीन्स कि वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अब सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह की आएगी। यहाँ आपके पास वोल्टेज सोर्स था जो कि शॉर्ट हो गया है, बाकी सर्किट आपके पास वैसे ही रहेगा। तो इसमें आपके पास VAB जो है वो V3 के इक्वल होगा। सो V3 इज इक्वल टू I3 R3। सो I3 की वैल्यू हमें पता है 100 मिली एम्पियर और R3 की वैल्यू है 68 ओम। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VAB की वैल्यू आ जाएगी 6.8 वोल्ट।
क्योंकि ये करंट जो IS था ये डायरेक्टली R3 में से पास कर रहा है। तो अब इस सर्किट में हम I2 फाइंड आउट करते हैं। दिस करंट इज I2 एंड दिस करंट इज I1. So I2 is equal to R1 divided by R1 plus R2 into IS. तो इसमें आपके पास जब आप इसमें R1 और R2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 147 ओम इंटू 100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 31.97 मिली एम्पेयर्स। अब हम VAG फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट A टू ग्राउंड। सो वो V2 की इक्वल होगी। अगर आप इस पॉइंट से ग्राउंड तक देखें तो आपके पास एक R2 रजिस्टर कनेक्टेड है, तो VAG इज इक्वल टू V2। और इसमें अब I2 इंटू R2 और R2 की वैल्यू हमें गिवन है 100 ओम्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VAG की वैल्यू आ जाएगी -3.197 वोल्ट्स। और देन हम कह सकते हैं कि VAB इज इक्वल टू VAG माइनस VBG। तो इसमें VAG की वैल्यू आपके पास है -3.197 वोल्ट और BG की वैल्यू है आपके पास 6.8 वोल्ट्स। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -9.997 वोल्ट्स के इक्वल। तो जब हम दोनों के इफेक्ट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास VAB की वैल्यू आ जाएगी 8.16, जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, प्लस VAB की ये वैल्यू जो है हमारे पास, उसको यहाँ लिख देते थे -9.997 वोल्ट्स। जिसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -1.84 वोल्ट्स के इक्वल VAB वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्चुअली VBG है, राइट। बाय मिस्टेकन यहाँ पे मुझसे VAB लिखा गया, ये एक्चुअली VBG है, बिकॉज V3 इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट B टू ग्राउंड। तो यहाँ आपके पास रजिस्टर R3 है, तो इसको हम VBG कह सकते हैं V3 वोल्टेज को, और V2 वोल्टेज को हम कह सकते हैं VAG। तो इस तरह हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर ली है बिटवीन पॉइंट A एंड B, विच इज -1.84 वोल्ट्स। Now we solve some problems related to loop current method. Question number 6. Using the loop current method, find the loop currents in the circuit shown in the figure. So इस सर्किट में हमने लूप करंट मेथड अप्लाई करना है। सो आपके पास यहाँ पे ये लूप 1 है
और ये आपके पास लूप 2 है। लूप 1 में से करंट I1 पास कर रहा है और लूप 2 में से करंट सपोज I2 पास कर रहा है। सो हम दोनों लूप्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं। फॉर लूप 1, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें इक्वेशन लिखना तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बैटरी में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे प्लस साइन आएगा, +2 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, यहाँ हम पोलैरिटी से साइन कर देते हैं पहले, जिससे काफ़ी आसानी हो जाएगी इक्वेशन लिखने में। तो अगेन यहाँ से पॉजिटिव साइड से करंट एंटर हो रहा है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा +I1 R1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू R3 एंड प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो बैटरी VS1 में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, रजिस्टर R1 में से भी करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, रजिस्टर R3 में से करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, लेकिन इसमें यहाँ से करंट I1 पास कर रहा है और यहाँ से करंट I2 पास कर रहा है, तो इसलिए हमने I1 माइनस I2 लिखा है। और अगेन इस बैटरी में VS2 में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 वोल्ट प्लस I1 R1 प्लस R2 माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें हम R1 R2 की वैल्यूज पुट करते हैं, तो R1 और R2 को जब आप ऐड करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1560 माइनस I2, यहाँ आपके पास आ जाएगा R3 की वैल्यू 560। सो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। So this is the standard form of equation for loop 1. Now for loop 2, अब इस लूप में आपके पास सपोज हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, अगेन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज हम मूव करते रहेंगे। तो इस बैटरी में करंट एंटर हो रहा है नेगेटिव साइड से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4 वोल्ट। अब इस रजिस्टर में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस I2 माइनस I1 इंटू R3 प्लस इसमें भी पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो प्लस I2 इंटू R2 एंड देन फाइनली इस बैटरी में भी पॉजिटिव साइड से करंट एंटर हो रहा है, तो प्लस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 820 I2 प्लस 2 प्लस I2 3 माइनस I1 R3 is equal to 0। 820 प्लस 560, यहाँ पे I2 हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस I1 R3 इज इक्वल टू -2। तो इसको जब फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो -560 I1 प्लस 1380 I2 इज इक्वल टू -2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। दिस इक्वेशन इज फॉर लूप 1 एंड दिस इक्वेशन इज फॉर लूप 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे इक्वेशन को रीराइट करता हूँ। तो आपके पास एक इक्वेशन आई थी 1560
I1 माइनस 560 I2 इज इक्वल टू -6, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई थी -560 I1 प्लस 1380 I2 इज इक्वल टू -2। अब हम I1 फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो I1 के लिए आपके पास यहाँ ऊपर आ जाएगा -6 -2, यहाँ आपके पास आ जाएगा -560, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1380 डिवाइडेड बाय यहाँ आपके पास 1560 -560 -560, यहाँ 1380 आ जाएगा। और इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे -8 280 -111 -1120 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा 2152 800 -313 600। और जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 करंट की वैल्यू आ जाएगी -5.11 मिली एम्पियर्स। इस तरह हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I2 के लिए आपके पास यहाँ पे 1560 या -560 आएगा। अब क्योंकि हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देते हैं हम इन कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ आपके पास -6 और -2 आ जाएंगे डिवाइडेड बाय आपके पास ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास CD या कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1839 200। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ ऊपर आ जाएगा -3180 -3360 डिवाइडेड बाय 1839 200। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी -3.52 मिली एम्पियर्स। तो इस तरह हम बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स I1 और I2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मेथड हम पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ब्रांच करंट्स। तो ब्रांच करंट आपके पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट किए हैं, I1 आपके पास आया था -5.11 मिली एम्पियर और I2 जो है करंट आपके पास आया था -3.52 मिली एम्पियर्स के इक्वल। तो I1 जो करंट है दैट इज बेसिकली द करंट थ्रू रजिस्टर R1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये -5.11 मिली एम्पियर है और I2 जो करंट है वो IR2 की इक्वल है, करंट थ्रू रजिस्टर R2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट IR3 की, करंट थ्रू रजिस्टर R3। तो वो आपके पास हो जाएगा I1 माइनस I2 के इक्वल। तो I1 की वैल्यू आपके पास -5.11 मिली एम्पियर है और I2 की वैल्यू हमारे पास है -3.52 मिली एम्पियर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी
माइनस 1.59 मिली एम्पेयर्स के इक्वल। Question number 8. Determine the voltages and their proper polarities for each resistor. So जो करंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड आउट किए थे, उन करंट्स को मैं रीराइट करता हूँ। हमारे पास जो करंट IR1 आया था, that was minus 5.11 milliamperes. IR2 करंट जो हमारे पास आया था वो माइनस 3.52 मिली एम्पेयर्स के इक्वल था, और I3 करंट हमारे पास 1.59 के इक्वल आया था, माइनस 1.59 के इक्वल आया था। तो अब इन्हीं करंट्स की हेल्प से हम V1, V2 एंड V3 फाइंड आउट करते हैं। So voltage across resistor R1 is equal to VR1, and इसको हम Ohm's law से easily find out कर सकते हैं, IR1 into R1. Similarly VR2 is equal to IR2 into R2, and VR3 is equal to IR3 into R3. तो इसमें हम IR1 की वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.11 मिली एम्पेयर्स इंटू 1000 ohms, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.11 वोल्ट्स के इक्वल। इसी तरह VR2 के लिए इसमें हम IR2 की वैल्यू पुट करते हैं 3.52 मिली एम्पेयर्स, माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, और R2 की वैल्यू है हमारे पास 820 ohms, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.89 वोल्ट्स के इक्वल। और इस तरह VR3 के लिए हम IR3 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 1.59 मिली एम्पेयर्स, इसमें भी माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं, और R3 की वैल्यू हमारे पास है 560 ohms। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 890 मिली वोल्ट्स। तो आपके पास यहाँ पे IR1 करंट की वैल्यू नेगेटिव में है, इट मीन्स कि जो हमने एज्यूम की थी डायरेक्शन जो कि क्लॉकवाइज थी, इसको मैंने I1 कहा था, इसको मैंने I2 कहा था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, जब हमने ये डायरेक्शंस रखी थी तो हमारे पास करंट की वैल्यूज सारी नेगेटिव में आ रही हैं। इट मीन्स कि हमारे पास इस रजिस्टर में जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है। इसी तरह R3 में जो हमारे पास एक्चुअल डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और R2 में हमारे पास जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो यहाँ पे जब हम पोलैरिटीज असाइन करेंगे तो हमारे पास ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ कि VR1 की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है, VR2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो भी लेफ़्ट साइड पे है, और जो R3 में करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। सो जो हमने एज्यूम की थी वो एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शंस थी, एक्चुअल डायरेक्शन हमारे पास ये आएंगे।
और ये डायरेक्शन हमें ये करंट की हेल्प से पता चलता है कि ये डायरेक्शन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो माइनस साइन ये शो करता है कि हमने जो डायरेक्शंस एज्यूम की थी इनिशियली वो रॉन्ग है, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द लूप इक्वेशंस फॉर द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर, आल्सो सॉल्व फॉर द लूप करंट्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन असाइन करनी है जो कि इस सर्किट में ऑलरेडी गिवन है क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने पोलैरिटीज असाइन करनी है। यहाँ पे पोलैरिटी प्लस माइनस होगी, यहाँ पे प्लस माइनस होगी, यहाँ पे प्लस माइनस होगी और यहाँ पे प्लस माइनस होगी। इस तरह यहाँ पे प्लस माइनस होगी और यहाँ पे प्लस माइनस होगी। तो इसके लिए अब हम तीनों लूप्स के लिए क्वेश्चंस लिखते हैं। सो फॉर लूप 1, इसको मैं लूप 1 कहता हूँ, इसको मैं लूप 2 कह देता हूँ और इसको लूप 3 कह देता हूँ। सो फॉर लूप 1 हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इसके लिए अब मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमें अब इक्वेशन फाइंड आउट करना आ गया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 57 I1 minus 10 I2 is equal to 1.5। फॉर लूप 2 जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो minus 10 I1 plus 41.7 I2 minus 4.7 I3 is equal to -3 के इक्वल होगी। और इसी तरह हम यहाँ पे लूप 3 के लिए क्वेश्चन लिखते हैं which is -4.7 I2 plus 19.7 I3 is equal to 1.5। तो ये आपके पास तीनों लूप्स की इक्वेशंस आ गई हैं। आपने इन तीनों लूप्स के लिए इक्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल इस लूप के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि करंट इस कंपोनेंट में किस साइड से एंटर हो रहा है और इसके बाद फिर आपने फॉर एग्जांपल लूप 1 में हमारे पास यहाँ पे -15 वोल्ट आएगा प्लस 47 इंटू IA। इस करंट को मैंने यहाँ पे I1 कह दिया है, IA की जगह इसको I2 कह दिया है और इसको मैंने करंट I3 कह दिया है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास करंट नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है तो यहाँ -15 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस R1 इंटू I1 आ जाएगा, यहाँ प्लस R2 इंटू I1 माइनस I2 आ जाएगा। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। तो इस तरह बाकी क्वेश्चंस को भी आपने डिटेल में सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि क्या ये क्वेश्चंस बनती हैं कि नहीं। अब इस सर्किट की हमने लूप करंट्स फाइंड आउट करने हैं। इस सर्किट के लिए क्वेश्चंस मैं प्रीवियस स्लाइड में लिख चुका हूं, तो उन इक्वेशन के लिहाज से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ कि इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप उन इक्वेशंस को देखें तो I1 के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आएंगे 57, यहाँ -10, यहाँ 0 और इस तरह I2 के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आएंगे -10, 41.7 एंड -4.7 और I3 के कोएफिशिएंट आपके पास आएंगे यहाँ पे I0 -4.7 एंड 19.7। और अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमने फर्स्ट 2 कॉलम्स को यहाँ प्लेस कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 57 -10 0 -10 41.7 -4.7
जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 57 इंटू 41.7, क्योंकि हमने डायगोनल बनाने हैं यहाँ पे। ये आपके पास 3 डाउनवर्ड डायगोनल आ गई, तो फर्स्ट डायगोनल में तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस सेकंड डायगोनल में तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -10 इंटू -4.7 to 0 प्लस थर्ड डायगोनल में अब जितने नंबर हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 to -10 to -4.7। और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस अब हम देखते हैं कि अपर डायगोनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है। तो अपर डायगोनल में सबसे पहले आपके पास आएगा 0 इंटू 41.7 इंटू 0, इसको मैं लिख देता हूँ 0 इंटू 41.7 इंटू 0, प्लस अब डायगोनल 2 में आप देखें तो आपके पास ये 3 नंबर आ रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं -4.7 इंटू -4.7 इंटू 57। एंड थर्ड डायगोनल में आपके पास ये 3 नंबर हैं 19.7 इंटू -10 इंटू -10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो CD है कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू आ जाएगी 43595.8। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट। तो अब हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो I1 के लिए हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास ये सेम डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स थे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशंस लिखी हैं। तो यहाँ पे I1 के लिए आपके पास फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 1.5 -3 1.5, और बाकी 2 कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे, -10 41.7 -4.7 0 -4.7 19.7। और अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अगेन हम फर्स्ट 2 कॉलम्स को यहाँ बाहर रख देते हैं, 1.5 -3 1.5, और इस सेकंड कॉलम को हम यहाँ रख लेते हैं -10 41.7 -4.7 डिवाइडेड बाय CD। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया है कि डाउनवर्ड डायगोनल्स में से डाउनवर्ड डायगोनल्स के लिए आपके पास ये पार्ट आया था, इसमें से हमने माइनस कर दिया है अपर डायगोनल्स के नंबर्स को। तो अब इसको हम बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था। तो आपके पास जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो 678.6 डिवाइडेड बाय CD की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जो कि 43595.8 के इक्वल है। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 15.6 मिली एम्पियर्स के इक्वल। इसी तरह अब हम I2 की बात करते हैं। तो I2 के लिए आपने
सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है जो इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे कांस्टेंट से उनके साथ, तो आपके पास अब डिटर्मिनेंट ये बनेगा 57 माइनस 10 0 1.5 माइनस 3 1.5 0 माइनस 4.7 19.7 और अगेन बिल्कुल फर्स्ट टू कॉलम्स को हम यहाँ रख देते हैं एंड डिवाइडेड बाय CD। और अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा -267,135 -267,1.35 डिवाइडेड बाय 43,595.8 जो कि CD की वैल्यू है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी -61.3 मिली एम्पेयर्स की इक्वल। तो अब हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आई थी तो उसमें हम जब पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 19.7 I3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 4.7 I2। तो यहाँ से हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 4.7 I2 डिवाइडेड बाय 19.7। तो जब इसमें आप I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 61.5 मिली एम्पियर्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लूप करंट्स फाइंड आउट किए थे I1, I2 एंड I3। तो अब इन लूप करंट्स की हेल्प से हम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करंट थ्रू रेजिस्टर 47 ओम आपके पास I1 की इक्वल आ जाएगा जिसकी वैल्यू थी 15.6 मिली एम्पेयर्स। करंट थ्रू 27 ओम रेजिस्टर आपके पास आ जाएगा I2 के इक्वल विच इज इक्वल टू -61.3 मिली एम्पेयर्स। करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टर हमारे पास आ जाएगा I3 के इक्वल एंड विच इज इक्वल टू 61.5 मिली एम्पेयर्स। एंड नाउ करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर वो आ जाएगा आपके पास I1 माइनस I2। तो जब आप I1 में से I2 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये करंट आ जाएगा 76.9 मिली एम्पियर्स के इक्वल। और इसी तरह करंट थ्रू 4.7 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू I2 माइनस I3 एंड जब आप I2 में से I3 को माइनस करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा 123 मिली एम्पियर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट I1 पास कर रहा है लेकिन R2 में से करंट I1 माइनस I2 पास कर रहा है। इस तरह R3 में से करंट I2 पास कर रहा है लेकिन R4 में से करंट I2 माइनस I3 पास कर रहा है और इसी तरह R5 में से करंट I3 पास कर रहा है। Question number 11. Determine the voltage across the open bridge terminals A and B. तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 लूप्स हैं
तो हम यहाँ लूप इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम इस लूप की बात करते हैं, लूप 1 की। तो लूप 1 के लिए आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज 10 प्लस 4.7 प्लस 2.2 इंटू I1 माइनस 4.7 प्लस 2.2 इंटू I2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। तो ये मैंने लूप 1 के लिए इक्वेशन लिख दी। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखी है। इसको ऐसे लिखते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो करंट I1 है वो 10 ओम में से भी पास कर रहा है, वो 4.7 ओम रजिस्टर में से भी पास कर रहा है और वो 2.2 ओम रजिस्टर में से भी पास कर रहा है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने ऐड करके इसको I1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन माइनस, क्योंकि यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो I2 है और I2 की डायरेक्शन I1 के ऑपोजिट है, तो इसलिए माइनस 4.7 ओम प्लस 2.2 ओम इंटू I2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। और इस तरह लूप 2 के लिए ये आपके पास लूप 2 है। इसी तरह लूप 2 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। सो लूप 2 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो आएगी 2.2 प्लस 4.7 प्लस 8.2 एंड प्लस 3.9 इंटू I2 माइनस 2.2 प्लस 4.7 इंटू I1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स। तो इन दोनों का हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चंस बन जाएंगी 16.9 इंटू I1 माइनस 6.9 इंटू I2 इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 6.9 I1 प्लस 19 I2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास लूप 1 और लूप 2 के लिए इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम करंट I1 और I2 फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। सो वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू 80 माइनस 6.9 एंड 19 divided by 16.9 minus 6.9 minus 6.9 प्लस 19। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 555 मिली एम्पियर्स के इक्वल। इसी तरह हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 16.9 माइनस 6.9 और यहाँ पे I2 के कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस कर देते हैं इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो कांस्टेंट थे उनके साथ एंड डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट विच इज 16.9 माइनस 6.9 माइनस 6.9 एंड 19। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 202 मिली एम्पियर्स के इक्वल। तो VA की वैल्यू हम निकाल सकते हैं I1 माइनस I2 इंटू 2.2 ओम रजिस्टर, क्योंकि VA इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो इस पॉइंट से ग्राउंड तक एक ही रजिस्टर आ रहा है R4। तो हम इस करंट को जो इस रजिस्टर में से पास कर रहा है, जो कि इस केस में I1 माइनस I2 है, क्योंकि यहाँ से करंट I1 पास कर रहा है और यहाँ से करंट
I2 पास कर रहा है, तो I1 माइनस I2 इंटू 2.2 ओम, तो ये आपके पास VA आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 776.6 मिली वोल्ट्स के इक्वल। अब हम VB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। VB इज इक्वल टू I2 इंटू 3.9 ओम्स। तो इसमें से करंट I2 पास कर रहा है, तो I2 करंट को R5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास VB आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आएगी 787.8 मिली वोल्ट्स के इक्वल। सो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। सो VA की वैल्यू में से जब आप VB की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास VAB आ जाएगा -11.2 मिली वोल्ट्स के इक्वल। सो दिस इज द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स A and B. Question number 12. When a 10 ohm resistor is connected from terminal A to terminal B, what is the current through it? तो अगर आपके पास अब यहाँ एक रेजिस्टर है 10 ohm का बिटवीन टर्मिनल A एंड टर्मिनल B, so question is what is the current through it? So हमने अब इसको दोबारा सॉल्व करना है अगेन बाय यूजिंग लूप करंट मेथड। तो अब आपके पास दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2 एंड दिस इज लूप 3। तो तीनों लूप्स के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो लूप 1 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज 10 प्लस 4.7 प्लस 2.2 इंटू I1 माइनस 4.7 इंटू I2 माइनस 2.2 इंटू I3 is equal to 8 volts. Now लूप 2 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। लूप 2 के लिए हमारे पास इक्वेशन आएगी 4.7 प्लस 8.2 प्लस 10 इंटू I3 इंटू I2 माइनस 4.7 इंटू I1 माइनस 10 I3 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। इसी तरह हम लूप 3 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो दिस इज लूप 3, तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन आएगी 2.2 प्लस 10 प्लस 3.9 इंटू I3 माइनस 2.2 इंटू I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएंगी, जो कि ये हैं। लूप 1 के लिए आपके पास बन जाएगा 16.9 I1 माइनस 4.7 I2 माइनस 2.2 I3 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। सेकेंड लूप के लिए आपके पास इक्वेशन आएगी माइनस 4.7 I1 प्लस 22.9 I2 माइनस 10 I3 इज इक्वल टू 0। एंड लूप 3 के लिए आपके पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी माइनस 2.2 I1 माइनस 10 I2 प्लस 16.1 I3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं तीन लूप्स के लिए। अब हमने करंट फाइंड आउट करना है थ्रू रजिस्टर 10 ओम। तो
उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो 3 इक्वेशंस आएंगी, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ आपके पास 16.9 होगा, यहाँ आपके पास 4.7, यहाँ -2.2, या I1 के कोएफिशिएंट आ गए, या आप I2 के कोएफिशिएंट यहाँ लिख लें, और यहाँ पे I3 के कोएफिशिएंट आ जाएंगे -10 एंड 16.1। अब फर्स्ट कॉलम्स को कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट 2 कॉलम्स को आपने राइट साइड पे प्लेस कर देना है। तो यहाँ आपके पास 16.9 -4.7 -2.2 आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड कॉलम आपके पास आ जाएगा। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास सी डी की वैल्यू आएगी 3867.576। तो अब हम सबसे पहले I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I2 इज इक्वल टू I2 के लिए हमने सेकंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ आपके पास 800 आ जाएगा, और बाकी आपके पास एज इट इज कॉलम्स आ जाएगा। और अगेन इसको सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट 2 कॉलम्स को यहाँ प्लेस करना है। डिवाइडेड बाय सी डी, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सी डी से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 202 मिली एम्पियर्स। अब हम I3 की बात करते हैं। सो I3 इज इक्वल टू, I3 के लिए हमारे पास फर्स्ट 2 कॉलम्स सेम रहेंगे, और थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट के साथ, जो कि 800 है। अब फर्स्ट 2 कॉलम्स को आप यहाँ बाहर रखते हैं, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सी डी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 201 मिली एम्पियर्स के इक्वल। सो नाउ वी कैलकुलेट IBA। सो IBA इज इक्वल टू I2 माइनस I3। तो I2 में से जब आप I3 को माइनस करेंगे, तो आपके पास करंट आ जाएगा 1 मिली एम्पियर्स के इक्वल। सो यही करंट हमने फाइंड आउट करना था। दिस इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर, 10 ohm connected between point A and B, and this current is 1 milliampere. Question number 13. Write the loop equations in standard form for the bridged T circuit. So अभी तक हम बहुत से सर्किट सॉल्व कर चुके हैं जिस पे हमने लूप करंट मेथड अप्लाई किया है, और अब आई थिंक आपके लिए ये क्वेश्चंस लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लिखते हैं इक्वेशन, तीनों लूप्स के लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं। सो लूप 1 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको लूप 1 कह देते हैं।
इसको लूप 2 कह देते हैं और इसको लूप 3 कह देते हैं। सो फॉर लूप 1 हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू IA माइनस R2 IB माइनस R3 IC is equal to 0. Now for loop 2 हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस R2 IA प्लस R2 प्लस R4 IB माइनस R4 इंटू IC इज इक्वल टू VS। और जिस तरह आप लूप 3 के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस R3 IA माइनस R4 IB प्लस R3 प्लस R4 प्लस RL इंटू IC इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों लूप्स के लिए हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसमें हम रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह होगी। लूप 1 के लिए आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी, लूप 2 के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस वन, और लूप 3 के लिए हमारे पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। तो ये आपके पास तीनों लूप्स के लिए इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हैं। Now we solve some problems related to node voltage method. Question number 14. Use the node voltage method to find the voltage at point A with respect to ground. तो ये आपके पास पॉइंट A है और हमने इस पॉइंट के लिहाज से वोल्टेज फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सपोज सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन डिसाइन कर देते हैं। दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2 एंड दिस इज करंट I3। तो नोड ए पे अगर हम करंट की इक्वेशन लिखें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी I1 माइनस I2 माइनस I3 is equal to 0. Now by using Ohm's law, I1 is equal to 30 minus VA divided by R1 which is 82 minus VA minus 40 divided by R2 की वैल्यू 48 पुट कर दें माइनस VA minus 0 divided by 47 ohm is equal to 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 divided by 82 minus VA divided by 82 minus VA divided by 68 plus 40 by 68 minus VA by 47 is equal to 0। अब इस एक्सप्रेशन में हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं (82 into 68
इंटू 147। अब इस इक्वेशन के हर टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो आपके पास जो इस इक्वेशन की नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, 9996 इंटू 30 माइनस 9996 इंटू VA माइनस 12054 VA प्लस 12054 and minus 5576 VA is equal to 0। जब हमने इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपके पास अब नई इक्वेशन ये आ जाएगी, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन की नई फॉर्म ये आ जाएगी, और VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब इसको आप इस इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाएंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.3 volts। So this is the voltage at point A with respect to ground। Question number 15, what are the branch current values? Show the actual direction of current in each branch। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वोल्टेज एट पॉइंट ए फाइंड आउट की थी, अब उसी वोल्टेज को हम यूज़ करते हुए, ये वोल्टेज हमारे पास थी 28.3 वोल्ट, इस वोल्टेज को यूज़ करते हुए हम ब्रांच करंट I1, I2 एंड I3 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I1 इज इक्वल टू 30 माइनस 28.3 डिवाइडेड बाय 82, तो ये आपके पास आ जाएगा 20.6 मिली एम्पियर्स के इक्वल। I2 इज इक्वल टू VA 28.3 minus VS2 which is 40 volts divided by 68 which is the value of R2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी -172 मिली एम्पियर्स के इक्वल। एंड सिमिलरली I3 इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय 100 प्लस 47, तो VA की वैल्यू हमारे पास है 28.3 डिवाइडेड बाय 147, ये हमारे पास आ जाएगा 193 मिली एम्पियर्स के इक्वल। तो हमारे पास I1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इट मीन्स कि इसकी ये डायरेक्शन ओके है। I2 की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन ये नहीं है जबकि ये है, अपवर्ड है। और I3 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, इट मीन्स कि ये करंट की डायरेक्शन हमने ठीक एज्यूम की थी। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नोड वोल्टेज इक्वेशंस। अब इस सर्किट में हम नोड वोल्टेज इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नोड वोल्टेज इक्वेशंस। तो इस सर्किट में हम नोड वोल्टेज मेथड अप्लाई करते हैं। सपोज इस नोड पे वोल्टेज VA है और इस नोड पे वोल्टेज VB है।
सपोज यहाँ पे करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है और ये करंट I5 है। और इस फिगर में आपने ये लूप करंट्स को इग्नोर कर देना है। तो नोड ए पे हमारे पास जो करंट की इक्वेशन आएगी वो I1 माइनस I2 माइनस I3 की इक्वल होगी, और नोड बी पे हमारे पास करंट की इक्वेशन I3 प्लस I4 माइनस I5 के इक्वल होगी। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसमें I1, I2, I3 की वैल्यूज पुट करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। सो I1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस VA डिवाइडेड बाय 47 माइनस VA divided by 10 minus VA minus VB divided by 27 is equal to 0। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1.58 VA minus 0.037 VB इज इक्वल टू 0.0319 के इक्वल। सो ये आपके पास नोड ए पे इक्वेशन आ गई है, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब हम नोड बी पे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन बी, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 I3 की जगह हम पुट कर सकते हैं VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 27 प्लस I4 की जगह हम पुट कर सकते हैं 3 माइनस VB डिवाइडेड बाय 4.7 और I5 की जगह हम पुट कर सकते हैं VB माइनस VS3 डिवाइडेड बाय 15 ओम। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास नोड बी पे जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। 0.037 VA माइनस 0.037 VB इज इक्वल टू माइनस 0.738। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये है कि जब हम I1 की बात करते हैं तो हम टेल में से हेड को माइनस करते हैं। जो वोल्टेज टेल साइड पे होती है उसमें से जो वोल्टेज हेड साइड पे होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसमें इस केस में I4 के केस में आपके पास टेल पे वोल्टेज VS2 है और हेड पे वोल्टेज VB है। तो VS2 की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो हमने अब टेल 3 में से VB को माइनस किया है। इसको आपने ऐसे नहीं करना कि आपने VB में से VS2 को माइनस करना है, हमेशा टेल में से हेड वोल्टेज को माइनस करते हैं। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको आप यूज़ करते हुए डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू या साइमल्टेनियस इक्वेशन, अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं और इन इक्वेशंस को आप डिटरमिनेंट के मेथड से या सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करके VA और VB की
वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। Question number 17. Use node analysis to determine the voltage at point A and B with respect to ground. तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सर्किट पे करंट की डायरेक्शन असाइन करते हैं। दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2, दिस इज करंट I3, दिस इज करंट I4 and this is current I5. So नोड A पे हमारे पास जो करंट की इक्वेशन आएगी वो ये होगी I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। नोड B पे जो हमारे पास करंट की इक्वेशन आएगी वो होगी I3 माइनस I4 माइनस I5 के इक्वल। Now I1 is equal to 9 minus VA divided by R1, where VA is the voltage at this point and VB is the voltage at this point. I2 is equal to VA divided by 27. I3 is equal to VA minus VB divided by R3. I4 is equal to VB माइनस 4.5 होगा, और वो माइनस और ये माइनस दोनों ऐड अप हो जाएंगे, मीन्स कि माइनस 4.5 वोल्ट होगा डिवाइडेड बाय R4। तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा VB प्लस 4.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय R4। और इस तरह I5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी VB प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय R5। सो अब जो नोड ए पे हमारे पास करंट इक्वेशन थी उसमें हम I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ जो हमने लिखी हैं प्रीवियस स्लाइड में उसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास नोड ए पे अब इक्वेशन आएगी 9 माइनस VA डिवाइडेड बाय 56 माइनस VA divided by 27 minus VA minus VB divided by 91 is equal to 0। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस 0.0659 VA प्लस 0.0109 VB is equal to minus 0.1607। तो नोड ए पे आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। नोड बी पे आपके पास जो इक्वेशन थी उसमें आप I3, I4 और I5 की जो वैल्यूज़ हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किए वो पुट करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 91 माइनस VB प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 33 माइनस VB प्लस 15 डिवाइडेड बाई 82 इज इक्वल टू 0। और जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो 0.0109 VA माइनस 0.0535 VB is equal to 0.3193
तो ये आपके पास नोड बी पे इक्वेशन आ गई है। अब आपके पास दोनों नोड्स पे इक्वेशन आ गई हैं और अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वी ए की वैल्यू आ जाएगी 1.5 वोल्ट और वी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5.65 वोल्ट्स। अब इसमें से कुछ चीज़ें मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि वो हम लोगों ने बार बार सॉल्व किए हैं और आई होप कि आपको वो अब बहुत अच्छे तरीके से आ गई होंगी और अब आप इनको ख़ुद भी सॉल्व कर सकती हैं। तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर उनके आंसर्स लिख देता हूँ और जो स्टेप्स मैं स्किप कर रहा हूँ ये आपने ख़ुद इनको सॉल्व करना है इसको वेरीफाई करने के लिए। Question number 18. Find the voltage at point A, B and C using node voltage method. So, according to node voltage method, सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन असाइन करते हैं। So, suppose this is current I1, this is current I2, this is current I3, this is current I4, this is current I5, this current is I6, this current is I7 and this current is I8। तो ये डायरेक्शंस हमने अपनी मर्जी से लगाई हैं। अब इसके बाद हम नोड ए, बी और सी पे इक्वेशंस लिखते हैं। सो नोड ए पे हमारे पास इक्वेशन आएगी I1 minus I2 plus I3 plus I4 is equal to 0। नोड बी पे हमारे पास इक्वेशन आएगी I2 plus I5 minus I6। नोड सी पे हमारे पास इक्वेशन आएगी minus I3 plus I7 plus I8 is equal to 0। तो जब हमने नोड ए के लिए इक्वेशन लिखी है तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि I1 करंट एंटर हो रहा है और I4 करंट और I3 भी एंटर हो रहे हैं, जबकि करंट I2 लीव कर रहा है नोड ए को। नोड बी पे हम देखते हैं तो हमारे पास जो करंट I5 है और करंट I2 है वो नोड बी में एंटर हो रहे हैं, जबकि करंट I6 लीव कर रहा है। और नोड सी पे आपके पास करंट I8 और I7 एंटर हो रहे हैं, जबकि करंट I3 लीव कर रहा है नोड सी को। सो अब इन इक्वेशंस में हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू लिखता हूँ। I1 इज इक्वल टू 24 माइनस VA divided by 1 kilo ohm। I2 is equal to VA minus VB divided by 1 kilo ohm। I3 is equal to VC minus VA divided by 1 kilo ohm। I4 is equal to VA divided by 1 kilo ohm। I5 is equal to 24 volt minus VB divided by 1 kilo ohm। I6 is equal to VB minus 18 volt divided by 1 kilo ohm। I7 is equal to 10 volt minus VC divided by 1 kilo ohm। and I8 is equal to 18 volt minus VC divided by 1 kilo ohm। अब हम इन करंट्स की वैल्यूज को इन इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में। सो जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी नोड ए पे
that is 24 minus VA minus VA minus VB plus VC minus VA and minus VA is equal to 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस 4VA प्लस VB प्लस VC इज इक्वल टू माइनस 24। हम नोट बी पे जो हमारे पास क्वेश्चन थी उसमें हम करंट्स की वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखी हैं। तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म ये बन जाएगी VA माइनस VB प्लस 24 माइनस VB प्लस VB माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा VA माइनस 3VB इज इक्वल टू माइनस 28 के इक्वल। इसी तरह हम नोट सी पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो नोट सी पे आपके पास आ जाएगा माइनस VC माइनस VA प्लस 10 माइनस VC प्लस 18 माइनस VC इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाएगी माइनस 28। अब ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। तो मैं इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी कह देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 14.2 वोल्ट्स, VB की वैल्यू आ जाएगी माइनस 422 वोल्ट्स और VC की वैल्यू आ जाएगी 14.1 वोल्ट। तो VB की वैल्यू हमारे पास 18.7 वोल्ट है, माइनस 422 वोल्ट नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर एंड इंडक्टर को स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।